नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं खुद दीपा। फिलहाल सबसे पहले बड़ी खबर है, कोटपुतली में इटली के जोहड़ में फंसी स्कूली वैन और स्कूल वैन में सवार थे छोटे छोटे बच्चे। कोटपुतली से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इटली के जोहड़ में स्कूली वैन फंसी और वैन में सवार छोटे छोटे बच्चे स्कूली और बड़ा हादसा होने से यहाँ पर बच गया। और खबर ये वहाँ से आ रही है, इसी पानी में डूबने से पहले भी कई जानें जा चुकी हैं, कई मौतें हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, इसको लेकर कई सवाल हैं। कोटपुतली में इटली के जोहड़ में स्कूली वैन फंसने के बाद से हड़कंप मचा। हालांकि स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, वैन को निकालने की कोशिश, और वैन में सवार थे छोटे छोटे बच्चे। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, गनीमत रही, लेकिन अगर हादसा होता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? स्कूली बच्चे इसमें सवार थे। और साथ ही खबर ये, आसपास के लोगों में गुस्सा भी इस बात को लेकर कि पहले भी इस पानी में डूबने से कई जानें जा चुकी हैं, कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक बार फिर से जोहड़ में स्कूली वैन अब फंसने की खबर सामने आई, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अब कितने बच्चे इस वैन में सवार थे, इसको लेकर डिटेल्स आने बाकी है। फर्स्ट इंडिया अखबार की कवर पेज स्टोरी आपको बताते हैं, हम होंगे कामयाब। जी हां, आज बजट के रिप्लाई में दिखेगा गहलोत का ये पक्का इरादा। फर्स्ट इंडिया अखबार की कवर पेज स्टोरी, हम होंगे कामयाब। आज बजट के रिप्लाई में दिखेगा गहलोत का एक पक्का इरादा कि बजट में घोषित सभी घोषणाओं को लागू करने का फुल कमिटमेंट सीएम का दिखाई देगा। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें रहेंगी गहलोत के रिप्लाई पर। क्या आज कहते हैं सीएम अशोक गहलोत, इस पर लगातार नजर होगी। रिप्लाई के दरमियान किन किन बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, क्या बड़े ऐलान किए जाते हैं, क्या बड़ी घोषणाएं होती है, उस पर लगातार नजर है सत्ता पक्ष की भी और साथ ही विपक्ष के नेताओं की भी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के संबोधन के बाद गहलोत देंगे बजट बहस पर रिप्लाई। पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का संबोधन होगा, उस संबोधन के बाद गहलोत बजट बहस पर अपना रिप्लाई देंगे। एक और विधानसभा में बजट बहस के दरमियान विपक्ष द्वारा की गई टिप्पणियों, उठाए गए मुद्दों का अपने अंदाज में जवाब देंगे गहलोत। और दूसरी ओर कुछ रियायतें, नई परियोजनाओं की घोषणा भी गहलोत कर सकते हैं। अब निरंजन आर्य, कुलदीप रांका, अखिल अरोड़ा की टीम रिप्लाई के लिए अपना होमवर्क कर रही है, क्योंकि बजट प्रक्रिया के संदर्भ में ये तीनों अफसर ही माने जा रहे हैं गहलोत की आंख, कान और नाक। इसीलिए भी तीनों की नजर लगातार होमवर्क पर है, होमवर्क पूरा किया जा रहा है रिप्लाई को लेकर। और आज लगातार नजर इस बात को लेकर भी कि जब बजट बहस पर रिप्लाई देंगे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, तो किन किन बातों का जिक्र करते हैं, या फिर कुछ बड़े ऐलान किए जाएंगे क्या? क्योंकि साफ तौर से ये कहा जा रहा है विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं वो कर सकते हैं। विधायकों की तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर भी आज कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी, हालांकि जो विधायक है उनकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं और साथ ही विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई हैं। विपक्ष लगातार पहले से ही बजट को लेकर हमलावर है। साफ तौर से पहले ये कह दिया गया कि बजट लोक लुभावना है, चुनावी बजट है, आम लोगों के हित के लिए। पिछले बजट में भी कुछ नहीं किया गया, बजट की जो घोषणाएं पिछली बार की गई थी वो अधूरी हैं। लेकिन इस बार चूंकि बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, बड़ी घोषणाएं की गई हैं, उनको जमीन पर किस तरीके से उतारा जाएगा, इस पर लगातार नजर होगी। और फर्स्ट इंडिया अखबार की कवर पेज स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि हम होंगे कामयाब। आज बजट के रिप्लाई में गहलोत का यही पक्का इरादा दिखने को मिलेगा कि बजट में घोषित सभी घोषणाओं को लागू करने का फुल कमिटमेंट होगा। और अब सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की निगाहें रहेंगी गहलोत के रिप्लाई पर ही। जब 4 बजे का वक्त है, सदन के भीतर से तस्वीरें आएंगी जब रिप्लाई देंगे बजट बहस पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, क्या कुछ कहते हैं। और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का संबोधन भी होना है, वो किन किन बातों का जिक्र करते, तमाम मसले हैं जिनको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। विपक्ष के तमाम नेताओं को भी आपने सुना, अलग अलग मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जब बोलेंगे, उनका संबोधन होगा, तो वो क्या बड़ी बातें कहते हैं, किस तरीके से हमलावर दिखाई देते हैं और उसका जवाब फिर किस तरीके से सत्ता पक्ष देता है, इसको लेकर भी तमाम बातें। लेकिन उसके इतर आज रिप्लाई पर सीएम अशोक गहलोत का जो रिप्लाई होगा या फिर जो रिप्लाई वो देंगे, उस पर लगातार निगाहें हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी। दोस्त ना रहा। जी हां, बात मदहोशी वाले महकमे में हुए ताजा बदलाव की। अब दोस्त ना रहा, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर आप समझिए। ये बात है मदहोशी वाले महकमे में हुए ताजा बदलाव की। जयपुर ग्रामीण वाले छोटे साहब को जयपुर शहर में मिली जिम्मेदारी। जयपुर ग्रामीण वाले छोटे साहब को जयपुर शहर में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल अभी तक एक ही छोटे साहब चला रहे थे शहर को। अभी तक खबर है कि सिर्फ एक ही साहब चला रहे थे शहर को, क्योंकि दूसरी पोस्ट पर बैठे छोटे साहब की सक्रियता नगण्य थी। जो दूसरी पोस्ट पर बैठे हुए साहब हैं, उनकी सक्रियता ना के बराबर थी, शून्य थी, नगण्य थी। बड़े साहब और छोटे साहब के बीच अभी अच्छा तालमेल भी दिख रहा था।
बीच में। और साथ ही लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण वाले छोटे साहब ने घुसपैठ की। अब कुछ दिनों से खबर ये कि पिछले दिनों कुछ दिनों से खबर ये भी आई कि ग्रामीण वाले छोटे साहब घुसपैठ करते हुए दिखाई दिए। जानकारों के मुताबिक ग्रामीण वाले छोटे साहब के मशवरे ने बढ़वाए आवेदन। ऐसे में बड़े साहब ने ग्रामीण वाले छोटे साहब की करवाई अपने पास पोस्टिंग। और इस घटनाक्रम से अब तक सिंगल पावर सेंटर रहे छोटे साहब हुए कमजोर, क्योंकि जयपुर शहर में अब हालात एक म्यान में दो तलवार जैसे हो गए हैं। जयपुर शहर में अब हालात कुछ इस तरीके से कि एक म्यान में दो तलवार हैं। अब कैसे ये तलवार आपस में रहते हैं। मैखानों की नीलामी से पहले जयपुर में हुए 2 पावर सेंटर्स की अब बड़ी चर्चा हो रही है। अब इन दोनों को लेकर तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं साफ तौर से कि अब किस तरीके से वो काम करते हैं, इन पर भी लगातार नजर है। अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि दोस्त ना रहा। ये पूरी खबर एक बार फिर से आपको समझाते हैं। मधोशी वाले महकमे को लेकर ये ताज़ा बदलाव की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। जयपुर ग्रामीण वाले छोटे साहब को जयपुर शहर में जिम्मेदारी मिली है। दरअसल अभी तक एक ही छोटे साहब शहर को चला रहे थे, क्योंकि दूसरी पोस्ट पर बैठे छोटे साहब की सक्रियता ना के बराबर थी। बड़े साहब और छोटे साहब के बीच भी दिख रहा था अच्छा तालमेल, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण वाले छोटे साहब ने घुसपैठ कर दी, ये खबर है। और जानकारों के मुताबिक ग्रामीण वाले छोटे साहब के मशवरे ने बढ़वाए आवेदन। ऐसे में बड़े साहब ने ग्रामीण वाले छोटे साहब की अपने पास पोस्टिंग करवाई। और इस घटनाक्रम से अब तक सिंगल पावर सेंटर रहे छोटे साहब कमजोर हुए, क्योंकि जयपुर शहर में अब हालात एक म्यान में दो तलवार जैसे हैं। और मैखानों की नीलामी से पहले जयपुर में हुए 2 पावर सेंटरों की बड़ी चर्चा है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी का दिल्ली दौरा। बंगाल चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर बनाया गया है जोशी को। और इसी के बाद दिल्ली दौरा महेश जोशी का बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी दिल्ली में उनका दौरा, और साथ ही बंगाल चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया। कल स्क्रीनिंग की बैठक में शामिल हुए महेश जोशी और स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। और 7 मार्च को एक बार फिर होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कहा जा रहा है कि कल भी बैठक हुई थी और अब खबर है कि 7 मार्च को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। और 7 मार्च को भी बैठक में भाग लेने दिल्ली जाएंगे महेश जोशी। और बैठक के बाद बंगाल के दौरे पर भी जा सकते हैं महेश जोशी, ये भी खबर है, क्योंकि बंगाल चुनाव की जिम्मेदारी उसको दी गई है। स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर उनको बना दिया गया। और बंगाल के चुनाव में कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि इस बार फायदा उनको मिले, गठबंधन की सरकार वहां पर आए। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन की तस्वीर वहां पर उभर रही है। और इसीलिए भी चुनौती बहुत बड़ी महेश जोशी को के सामने भी है। जिम्मेदारी उनको दी गई है। अब उस जिम्मेदारी को कैसे वो संभालते हैं उस पर लगातार नजर है। अब 7 मार्च को भी बैठक होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की। कल भी बैठक हुई थी जिसमें वो शरीक हुए थे। दिल्ली का दौरा उनका है। और साथ ही 3 मेंबर है स्क्रीनिंग कमेटी में, जिनमें एक नाम महेश जोशी का भी है। और साथ ही साथ चेयरमैन जेपी अग्रवाल की अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी। अब इस बैठक में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं की गई। और अब चूंकि 7 मार्च को जब एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी तो उसमें भी महेश जोशी हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में होंगे। और उसके बाद कहा यह जा रहा है, खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है बंगाल के दौरे पर भी महेश जोशी निकल जाए। G23 के नेताओं को सलमान खुर्शीद का खुला पत्र है। जी हाँ, G23 के तमाम नेता जो लगातार पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, उनको सलमान खुर्शीद का खुला पत्र है, खुला खत लिखा है। उन्होंने तमाम बातें कही हैं। G23 के नेताओं पर निशाना भी सलमान खुर्शीद ने साधा। उन्होंने कहा कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, क्या उससे गिराना सही है। साफ तौर से निशाना उन नेताओं पर है जो लगातार कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलते रहे। उनकी सियासत भी आगे बढ़ती रही, लेकिन जिस तरीके से अब पार्टी से बगावती सुर अख्तियार किया है तमाम G23 के नेताओं ने, उसको लेकर सलमान खुर्शीद आहत भी है। उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस सीढ़ी पर चढ़कर ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, ऊंचे मुकाम को हासिल किया, क्या उसे नीचे गिराना ये सही है। क्या आप पाला बदलने का विचार कर रहे हैं। ये साफ तौर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि क्या आप पाला बदलने पर विचार कर रहे हैं। वर्तमान में सही स्थान तलाशने के बजाय चिंतन करना चाहिए कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। साफ तौर से सलमान खुर्शीद ने कह दिया G23 के उन तमाम नेताओं को। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो संभावनाएं तलाशी जा रही हैं उससे अच्छा होगा उसके बजाय चिंतन कर लें, ताकि इतिहास उनको कैसे याद रखे ये भी उनको सोचना होगा। और बलिदान के साथ सफलता मिलना ज़रूरी नहीं है। आप काम करते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन हर बलिदान के साथ सफलता मिले ये ज़रूरी नहीं है। अभी भी G23 के नेताओं को सोचने की दरकार है। आगे बढ़ते 5 राज्यों में चुनाव को लेकर CEC सुनील अरोड़ा का बयान भी सामने आया है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सुनील अरोड़ा को आपने सुना जब तारीखों का ऐलान उन्होंने किया। अलग अलग हिस्सों में केरल, असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में चुनाव होने, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा
पर्यवेक्षकों ने कर्तव्यों में शिथिलता बरती तो कार्रवाई होगी। जो पर्यवेक्षक होंगे अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी चुनाव होने हैं, अगर वहां पर पर्यवेक्षकों के द्वारा कोई शिथिलता बरती जाती है, थोड़ी सी भी भूल चूक या फिर लापरवाही होती है तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानबूझकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जानबूझकर अगर कोई लापरवाही की जाती है चुनाव के दरमियान तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। कर्तव्य निर्वहन में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही साफ तौर से दिखाई देती है तो उस पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। 26 फरवरी को चुनाव का ऐलान करते हुए कहा था सीईसी ने, 26 फरवरी को आपको याद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। कहां पर अलग अलग हिस्सों में चुनाव होने उसको लेकर पूरी तारीखें सामने आ चुकी हैं और चुनाव कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि कोविड का दौर अभी भी चल रहा है। और ऐसे में साफ तौर से वो कह रहे हैं कि जहां पर भी पर्यवेक्षकों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें अगर लापरवाही बरतते हैं, शिथिलता अगर देखी जाती है तो चुनाव आयोग एक्शन लेगा। सीईसी के पद पर ये मेरा आखिरी चुनाव ऐलान है। 26 फरवरी को जब चुनावी तारीखों का ऐलान सुनील अरोड़ा कर रहे थे, उसी बीच ये बड़ी बात भी उन्होंने कही कि सीईसी के पद पर ये मेरा आखिरी चुनाव ऐलान है, क्योंकि अब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, रिटायरिंग का वक्त आ रहा है, रिटायरमेंट का वक्त आ रहा है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर से कहा कि आखिरी चुनाव उनका है जो अब होने जा रहा है। ऐसे में इस चुनाव को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं सीईसी। अब क्योंकि आखिरी उनका चुनाव है तो ऐसे में पूरी कोशिश ये है कि ये यादगार बने चुनाव, कोई लापरवाही ना हो, और ये पूरी कोशिश भी सीईसी की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को जो है गति मिलने वाली है, क्योंकि इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों की जल्द होगी शुरुआत। कोविड के लंबे अंतराल के बाद पहली मर्तबा पीएम विदेश दौरे पर निकलेंगे। कोरोना की वजह से विदेशी दौरों पर ब्रेक लगा हुआ था, विदेश नहीं जा पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से। 26 मार्च से बांग्लादेश दौरे के साथ होगी इसकी शुरुआत। हालांकि 26 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके साथ ही आगाज भी हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। मई में यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मई में उसके बाद यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और जून में G7 की बैठक में हिस्सा लेने जा सकते हैं ब्रिटेन। ये भी खबर है कि पीएम मोदी जून में भी G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जा सकते हैं और इस दरमियान पीएम कुछ अन्य देशों की भी यात्रा कर सकते हैं। खबर ये भी कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुछ अन्य देशों की भी यात्रा कर सकते हैं। रूट में शामिल कर सकते मोदी जापान रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर भी बातचीत जारी है। अब कुछ अन्य देशों की यात्रा को भी वो अपने रूट में शामिल कर सकते हैं, ये तो खबर, लेकिन इसके इतर जापान और रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे को लेकर भी बातचीत हो रही है। और साल के मध्य के बाद भारत आ सकते हैं ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका और साथ ही चीन के राष्ट्राध्यक्ष। वैसे भी इस साल भारत कर रहा ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता और ऐसे में तमाम अलग अलग देशों के जब राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर होंगे तो उस पर भी लगातार निगाह होगी, क्योंकि कोविड का दौर है और ऐसे में लंबे वक्त से न कोई आ पाया विदेशी मेहमान और न ही पीएम बाहर जा पाए। आगे बढ़ते हैं। दादा की भाजपा में एंट्री को लेकर असमंजस की स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। दादा की भाजपा में एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर कई तरह की बातें हैं, लेकिन असमंजस अभी भी जारी है। सौरभ गांगुली भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनेंगे। सौरभ गांगुली के शामिल होने की अटकलें खारिज कर दी गई हैं। 7 मार्च को पीएम मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में एक रैली होनी है। 7 मार्च को पीएम बांग्लादेश में होंगे, माफ कीजिएगा बंगाल में होंगे। कोलकाता में उनकी एक ब्रिगेड मैदान में रैली होनी है। अब उस रैली में हिस्सा लेकर दादा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा यह जा रहा था कि पीएम की मौजूदगी में सौरभ गांगुली बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन वो अटकलें जो चल रही थी उस पर विराम लगा दिया गया। लेकिन बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने खंडन किया है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष जिन्होंने साफ तौर से इसका खंडन कर दिया है और कहा इस बारे में मुझे कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। अभी तक इस बारे में पार्टी की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। अब वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 7 तारीख को लेकर चर्चा चल रही थी कि पीएम की मौजूदगी में ब्रिगेड मैदान में वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे, फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है। वो बीजेपी का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे उन पर डिपेंड करता है, आने वाला वक्त तय करेगा। बंगाल विधानसभा चुनाव का रण चल रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट या फिर आईएसएफ। बंगाल विधानसभा चुनाव का रण आईएसएफ प्रमुख अब्बास सिद्दीकी के तेवर नरम पड़ गए हैं। ये आईएसएफ इंडियन सेक्युलर फ्रंट प्रमुख है अब्बास सिद्दीकी, जिनके तेवर नरम पड़े। अधीर रंजन चौधरी के सामने तेवर नरम पड़े अब्बास सिद्दीकी के। कांग्रेस और आईएसएफ के बीच सीटों का पेच भी सुलझ चुका है। अब कांग्रेस और आईएसएफ बंगाल के चुनाव में साथ आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसको लेकर कई बातें भी
चल रही थी, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सुलह नहीं बन पा रही थी, सीटों को लेकर जो बैलेंस स्थिति थी वो साफ तौर से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन अब खबर ये कि कांग्रेस और आईएसएफ के बीच में सीटों का पेच भी सुलझ चुका है। कांग्रेस की दक्षिण बंगाल की 8 विधानसभा सीटों की पेशकश की स्वीकार, आईएसएफ की तरफ से ये मान लिया गया। कांग्रेस की दक्षिण बंगाल की 8 विधानसभा सीटों की जो पेशकश की गई थी, आईएसएफ के सामने उसको स्वीकार लिया गया। और गठबंधन में कांग्रेस के खाते से करीब 25 सीटें चाहते थे सिद्दीकी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी, जिन्होंने लगातार ये मांग भी रखी थी, ये कहा भी जा रहा था कि वो चाहते हैं कि 20 सीटें उनको दी जाएं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के खाते से, लेकिन वो हुआ नहीं, वो कामयाब हुए भी नहीं और कांग्रेस की तरफ से जो सीटें उनको दी गई उसी को स्वीकार कर लिया गया। अब गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। पहले कांग्रेस लेफ्ट एक साथ, लेकिन अब लेफ्ट कांग्रेस का हिस्सा आईएसएफ की बंगाल में। ओवैसी के लिए बंगाल में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जो हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आपको समझाते हैं। ओवैसी के लिए बंगाल का रण जो है वो आसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। ओवैसी के लिए बंगाल में चुनाव लड़ने से पहले ही लड़खड़ा रही एआईएमआईएम। ओवैसी की दस्तक के बाद से पार्टी से दिए जा रहे अलग अलग बयान। अब ओवैसी ने दस्तक तो दे दिया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन दस्तक के बाद से ही पार्टी के भीतर से अलग अलग बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच एमआईएम बंगाल अध्यक्ष जमीरुल हसन का भी बयान सामने आया है। एमआईएम बंगाल के अध्यक्ष हैं जमीरुल हसन, जिनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में टीएमसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब साफ तौर से कह दिया है उनकी पार्टी की तरफ से, जमीरुल हसन ने, जो अध्यक्ष है बंगाल में एमआईएम के, वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी चुनाव में टीएमसी का ख्याल रखेगी, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने भ्रमित किया है। हालांकि ओवैसी बंगाल में भाजपा और टीएमसी के खिलाफ लड़ने का कर चुके हैं दावा, और फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी दे चुके हैं ओवैसी को झटका। अब ऐसे में क्या वहां पर ओवैसी की राह आसान होगी? जब अंदर से इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से वहां पर चुनाव में ताल ठोकते हो असदुद्दीन ओवैसी, इस पर लगातार निगाह बनी रहेगी। नीतीश पुनः करना चाहते हैं राजनीतिक वर्चस्व कायम। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीतिक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय करा रहे जदयू में, और साथ ही हालांकि कुशवाहा के आने से भी विधायकों की संख्या में नहीं होगी वृद्धि। एलजेपी के सांसद चंदन सिंह, सीपीआई के कन्हैया कुमार को भी ऑफर दे दिया है। कन्हैया को साथ लाकर दिखाना चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजिकल छवि, और नीतीश अब अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने पर लगातार फोकस कर रहे हैं। तमिलनाडु से चौंकाने वाली खबर है। शशिकला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले ये चौंकाने वाली खबर है। शशिकला ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। चुनाव से ऐन वक्त पहले शशिकला के फैसले से हर कोई हैरान है। ये कदम तमिलनाडु की राजनीति में कर सकता बड़ा उलटफेर, और साथ ही शशिकला ने कहा वो सार्वजनिक राजनीति जीवन छोड़ रही हैं। एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश भी उन्होंने दिया, और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके को हराने की बात भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कही है। जय बांग्ला या सोनार बांग्ला, देश में पश्चिम बंगाल की सियासत का विशेष महत्व है। और जय बांग्ला या फिर सोनार बांग्ला, देश में पश्चिम बंगाल की सियासत कितना महत्व रखती है ये सभी जानते हैं। दीदी की छवि, विशेष जुझारू व्यक्तित्व, स्ट्रीट फाइटर, सबसे बड़ी बात बंगाल चुनाव देश की भावी राजनीति को करेगा तय, और भाजपा नेतृत्व ने अपना पूरा फोकस बंगाल विजय पर केंद्रित किया है। भाजपा विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्रियों के हो रहे एक के बाद एक दौरे भी, रैलियां भी, और ममता का विकल्प नहीं होना भाजपा के लिए बड़ी कमजोरी है। अब बंगाल का कोई चेहरा होगा, बीजेपी कह रही है, वो चेहरा कौन होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के सामने कई चुनौतियां हैं। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने कई चुनौतियां। आगामी विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होगा। बड़ी चुनौती अमरिंदर सिंह के सामने आगामी विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। पार्टी अलकमान ने डैमेज कंट्रोल के लिए प्रभारी मंत्री हरीश रावत को दिया टास्क। रावत कर रहे प्रताप सिंह बाजवा, शमशेर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश। वैसे पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा आप उतरेगी चुनावी मैदान में, लेकिन कृषि कानून के कारण अकाली दल, भाजपा की स्थिति नहीं मजबूत, और आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को दे सकती कड़ी टक्कर। और साफ तौर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस और आप में ही लड़ाई होगी इस बार पंजाब में। क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल को देगी बड़ी जिम्मेदारी? जी हाँ, क्या गुजरात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी हार्दिक पटेल को? ये बड़ी खबर भी है। क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल को बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है? क्या गुजरात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनाएगी हार्दिक पटेल को? क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की राजनीति का तुरुप का पत्ता थे पाटीदार वोट, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव में पाटीदार समाज ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पाटीदार वोटर्स ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अब कांग्रेस पार्टी में इससे लेकर काफी गंभीरता से मंथन भी चल रहा है।
ऐसे में पाटीदार वोटर्स के पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस ले सकती बड़ा फैसला और अब पार्टी में हार्दिक के भविष्य पर अंतिम फैसला अलकमान पर टिका हुआ है। आखिर चीन को खुश करने की क्या मजबूरी, जबकि चीन ने पूर्वी और उत्तरी दोनों सीमा पर भारत को घेरा। अब चीन को खुश करने के पीछे की मजबूरी क्या हो सकती है, जबकि चीन ने पूर्वी और उत्तरी दोनों सीमा पर भारत को घेरा। गलवान घाटी मसले में अमेरिका ने भारत का दिया था साथ। भारत के समर्थन में अमेरिका ने चीन पर किए थे कई हमले, लेकिन अब भारत कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जिससे चीन को बुरा लगे और उल्टे भारत चीन की बातों का भी समर्थन करता दिख रहा है। चीन ने साइबर अटैक के जरिए मुंबई की बिजली आपूर्ति की थी बाधित, लेकिन भारत ने चीन का बचाव करते हुए इस घटना को बताया मानवीय भूल। और साइबर अटैक की दुनिया भर में निंदा हुई, लेकिन भारत ने ही चीन को क्लीन चिट दे दी। अब इसके पीछे के मायने क्या हो सकते हैं, इसको लेकर कई बातें। अब चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं। विधानसभा की कार्यवाही चल रहे हैं। संयम लोढ़ा विधानसभा के भीतर बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। टिप्पणी करनी पड़ी कि पुलिस इज ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, मतलब पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालोर के पुलिस थाने में 3 दिन पहले एक दलित युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है कि जालोर थाने में काम करने वाले पुलिस के कांस्टेबल मेवाराम ने जो उसकी बीट क्षेत्र था, उसी बीट क्षेत्र की महिला। एक बार फिर से खबरों का रुख करते हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी में भाजपा की राह में कई रोड़े हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भाजपा की राह आसान होती दिखाई नहीं दे रही। भाजपा की राह में कई रोड़े हैं, वो तमिलनाडु की बात हम करें या फिर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की बात करें, दोनों ही राज्यों के लिए भाजपा ने बनाई खास रणनीति। दोनों ही राज्यों के लिए, वो तमिलनाडु हो या फिर पुडुचेरी हो, दोनों के लिए खास रणनीति बनाई गई है। लेकिन पुडुचेरी में रंगास्वामी के अकेले चुनाव लड़ने से लगा झटका। रंगास्वामी के अलग होने से अन्ना डीएमके भाजपा का तालमेल फीका। यही हाल भाजपा का तमिलनाडु की सियासत में भी आ रहा नजर। और सीट बंटवारे को लेकर भाजपा का सहयोगी दलों से नहीं बैठ पा रहा तालमेल। अब यहाँ पर किस तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ता है आने वाले चुनाव में, बीजेपी को इस पर लगातार नजर होगी। वो तमिलनाडु की बात आप कीजिए, जहाँ पर भी लगातार मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, या फिर पुडुचेरी की बात आप कीजिए, वहाँ से भी बेहद उम्मीदें बीजेपी को है। लेकिन दोनों ही जगहों पर कई रोड़े हैं रास्ते में बीजेपी के। अब उन रोड़ों को कैसे बीजेपी हटाती है, दूर करती है, इस पर लगातार नजर। कांग्रेस में साफ तौर पर दिखने लगी दरारें। जी हाँ, कांग्रेस में साफ तौर से दरारें जो है वो किस तरीके से दिख रही हैं, पूरी खबर समझिए। कुछ कांग्रेस नेताओं के जी तेज ग्रुप बनाने से हुई शुरुआत। कुछ कांग्रेसी नेताओं के जो सीनियर लीडर कांग्रेस के कहे जाते हैं, उनके जी तेज ग्रुप बनाने से इसकी शुरुआत हुई। और जम्मू में गुलाम नबी आजाद ने की मोदी की तारीफ, जमकर तारीफ की गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू में हाल ही में कई कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाम नबी आजाद से नाराज भी दिखाई दिए, प्रदर्शन भी किया गया। पहली मर्तबा गुलाम नबी आजाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में। आनंद शर्मा ने बंगाल के मामले में पार्टी पर उठाए सवाल। आनंद शर्मा लगातार बंगाल के मसले को लेकर भी पार्टी पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आईएसएफ के साथ बंगाल में गठबंधन कांग्रेस करने जा रही है, उसको लेकर आनंद शर्मा ने साफ तौर से कहा कि पार्टी अपनी विचारधारा से अलग जाकर बंगाल में काम कर रही है। लगता है कांग्रेस के भीतर ही बन रहा है एक विपक्ष। अब इस विपक्ष को कांग्रेस के अलकमान की तरफ से किस तरीके से मना लिया जाता है, शांत किया जाता है, इसको लेकर भी कई बातें चल रही है सियासी गलियारों में। असम चुनाव में असमिया गमछा का जोर। जी हाँ, असम चुनाव जो सिर पर है और असमिया गमछा का जोर वहां पर मोदी से लेकर राहुल प्रियंका सभी के गले में दिख रहा गमछा। जी हाँ, क्योंकि अब पहले पीएम की तस्वीर आपको याद होगी जो एम्स में पहुंचे हुए थे वैक्सीन लगाने के लिए, वहां पर असम का गमछा उनके गले में आपने देखा वैक्सीन लगाने के दरमियान। उसके बाद मोदी से लेकर राहुल प्रियंका किसी ने भी उस गमछे को छोड़ा नहीं। हर कोई उस गमछे का सहारा किस तरीके से ले रहा है असम के चुनाव में, वो भी आप देखिए। असमिया गमछा, इसके जरिए बड़े लोगों और मेहमानों का किया जाता है सम्मान असम में। लेकिन अब ये राजनीतिक दलों के लिए जरिया बना है, जिसके जरिए असम में जुटे हैं अपने राजनीतिक हित साधने में। वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। गमछे का सहारा लेकर वहां पर अपनी आधार को किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है। हालांकि असम में बीजेपी की सरकार, अब वहां पर अपनी सरकार को किस तरीके से बीजेपी बनाए रखती है और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि उस सत्ता में वापसी किस तरीके से कांग्रेस करे, इसलिए भी पुरजोर कोशिश की जा रही है, भले ही वो गमछा के सहारे क्यों ना हो। रैलियों और सभाओं में भी असमिया गमछे की बहार। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने गमछे पर लिखवा रखा है नो CAA। नागरिकता संशोधन कानून, जिसको एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की फिराक में है। असम में भी वैक्सीनेशन के वक्त भी मोदी के गले में गमछा था, असमिया गमछा, जिसकी चर्चा बहुत हुई सियासी गलियारों में और इसको चुनावी नाम दिया गया।
आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का मास्टर स्ट्रोक क्या है वो भी समझिए। मेडिकल टीचर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की चर्चाओं से जुड़ी खबर है। ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं माना जा रहा है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तरफ से। मेडिकल टीचर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की चर्चाओं से जुड़ी खबर है। रेजिडेंट यूनियन जाट के बाद मेडिकल टीचर्स का एक धड़ा भी उतरा विरोध में। एसएमएस अस्पताल के पोर्च पर बाकायदा मेडिकल टीचर्स ने किया शक्ति प्रदर्शन और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को जब लगी इस आंदोलन की खबर तो एक ही बयान में दोनों की धड़ों को कर दिया पूरी तरीके से साइलेंट। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की किसी भी प्रक्रिया से न सिर्फ साफ इनकार किया, किसी भी प्रक्रिया से साफ इनकार किया है, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि आखिर कौन उड़ा रहा है ये अफवाह। चिकित्सा मंत्री का ये बयान चिकित्सकों के बीच रहा चर्चा का विषय, लेकिन एक बड़े डॉक्टर ने ये कहकर फिर से मुद्दे को कर दिया गर्म। पूरा मामला हाई लेवल के स्तर पर ही चल रहा है, विचाराधीन।